नमस्कार साथियों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें आपके रेलवे ग्रुप डी के आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे इम्पोर्टेंट, और सीबीटी 2 के लिए भी कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल किए हुए हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्रुप डी और एनटीपीसी में अपना मैथ में से पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो। एनटीपीसी में 2 में आप 35 में से 35 और ग्रुप डी में आप 25 में से 25 पूरे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इन्हीं क्वेश्चन देखने के बाद। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को कंटिन्यू देखें। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 3:4 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ए हमें ज्ञात करना है। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ए अनुपात बी लिख लेंगे और फिर बी अनुपात सी, क्योंकि हमें ज्ञात करना है। तो ये कितना है, 2:3 और 3:4 ऐसा ज्ञात करना है। तो वो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, या फिर सीधा गुणा करेंगे, एलसीएम लेगा कुछ भी। तो वो आपको क्या कब करना करता है, जैसे आप ऐसा करेंगे 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और तीचों को 12। ठीक है, ये हो गया। अब इसे हम 3 से काट देंगे तो 3 से कट जाएगा 2, 3 और 4। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल सी ट्रिक। लेकिन ये कब करना पड़ता है, जब हमें बी का मान अलग अलग दिया जाता है। यहाँ पर देखिए बी का मान 3 यहाँ पर भी है और बी का मान 3 यहाँ पर भी है। तो कुछ नहीं, सीधा आप अनुपात लिख लीजिए। ए का अनुपात है 2, बी का अनुपात 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3, और सी का अनुपात है 4। तो बस 2:3:4 सीधा आपका आंसर आ सकता था। ठीक है, ये ट्रिक कब काम आती है, जब बी का मान सेम हो, वरना आपको ऐसा सॉल्व करना पड़ता है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें और इसका इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 7, 11, 21 और वाई समानुपात में है तो y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों समानुपात में है तो हमेशा एक बात याद रखना कि इनका इनका गुणा और इनका इनका, मतलब बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा होता है बराबर में, क्योंकि समानुपात में है। तो अब हम गुणा कर दीजिए, जैसे 7 का गुणा y में होगा तो कितना हो जाएगा, 7y, और 11 को गुणा 21 में हो तो 11 गुणा 21। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप इन दोनों का गुणा कर दोगे तो आपको ट्रैप करने के लिए किया जाता है। आप इसका गुणा कर दोगे तो आप खुद फंस जाओगे इसमें, क्योंकि आप इसका इसमें गुणा करोगे फिर इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत भारी और टाइम लग सकता है। तो ऐसा नहीं करना, आप सीधा गुणा ऐसा गुणा लिख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि अब इसमें हम जैसे 7 से गुणा करेंगे, 7 से डिवाइड करना है तो 7 यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। अब सीधा 7 से 1 कट जाएगा 3 बार और 11 का 3 में गुणा हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 33। ठीक है, तो आप इनका हमेशा सीधा गुणा मत करना, बल्कि आप ऐसा गुणा में लिख लेना, क्योंकि इससे डिवाइड करने में आसानी हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक, ठीक है, और अपने दोस्तों में कर देना शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आज से हम ग्रुप डी और एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। रोज़ आपको एक प्रैक्टिस सेट में देखने के लिए मिलेगा, और इसी प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद आप मैथ में अपना पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लेना। अगला क्वेश्चन, दोस्तों ये ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैंने खुद नहीं बनाया। ठीक है, तो ये है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको एक बात याद रखना है कि बोर्ड मास के आधार पर इसे सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, बोर्ड मास का मतलब होता है 20 ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई फिर जोड़ घटाना। ठीक है, तो इसे सबसे पहले ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, तो सबसे पहले ऑफ भी नहीं है, तो सबसे पहले हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड यहाँ पर ए है तो 4/9 है, तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं कि 4 की डिवाइड में अगर 9 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। तो जो आपका आ जाएगा मैं करके बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर 18 गुणा 4, 4 की डिवाइड में 9 है तो 9 यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार। तो 9 से आपका 18 कट जाएगा 2 बार, 2 का 4 में गुणा हो जाएगा 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 प्लस इतनी जगह पर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 8 हो गया इतनी जगह पर 8, और प्लस में आपका प्लस में और फिर 2 का 7 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पर -8 ज्यों का त्यों। ठीक है, इतना करने के बाद पहले आपका डिवाइड फिर गुणा फिर जोड़ घटाना। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस दोनों कट जाएगा। ठीक है, दोनों कट जाएगा
14 और 6 दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर 20 आ जाएगा, जो कि सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो भी आपका सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए आप उन्हें बोर्ड मार्क्स के आधार पर सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राम की आयु 55 वर्ष है और श्याम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुनी थी? दोस्तों एज का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो और एज का क्वेश्चन ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रुप डी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो होता है वो आपका एज का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आपको एज का क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ग्रुप डी में आता है। एज में भी कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें से एक प्रकार का ए और ए प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए तो आप हमेशा ऑप्शनों से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एज में क्योंकि कई प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, तो इसे हम जैसे राम की आयु है 55 और यहाँ पर श्याम की आयु है 25। ठीक है, अब आगे बोला है कितने वर्ष पहले, यानी ये माइनस करना पड़ेगा। पहले राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी थी। अब अगर इसमें हम ऑप्शन से अगर इसमें हम 7 घटाएंगे तो आपका 55 में से 7 गया 48 और इसमें से 7 गया तो कितना बच जाएगा आपका 18। तो क्या ये 18 इसका 3 गुना है? नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत। अब दूसरी बार 15 घटा कर देखते हैं तो 55 में से 15 जाएगा, कितना बच जाएगा 40 और इसमें से 15 घट जाएगा, कितना जाएगा 10। क्या ये इसका 3 गुना है? तो ये भी नहीं है, मतलब ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन रखते देखते हैं, 55 में से 10 जाएगा, कितना बच जाएगा 45 और 25 में से आपका 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा 15। क्या ये इसका 3 गुना है? तो ये इसका 3 गुना है, तो ऑप्शन नंबर 10 सही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो संख्या को HCF 7 उनका LCM 434 है। यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका अभी जो रिसेंट में आपके NTPC 12th लेवल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और ये ग्रुप डी और रेलवे SSC हर एग्ज़ाम का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आता है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको एक फॉर्मूला पता होगा, याद कर लीजिएगा। नहीं, पहली संख्या हमेशा दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, LCM गुणा HCF। ठीक है, दो संख्याओं का गुणा हमेशा उनकी LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू दी गई है वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें क्या दिया गया है? पहली संख्या दी गई है आपकी 48। ठीक है, पहली संख्या 48 नहीं, सॉरी, पहली संख्या दी गई है 14, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, बराबर HCF कितना है 7 और LCM 434। ठीक है, इतना लिख ली। अब बस काट पीट मचा दीजिए। 7 से कट जाएगा आपका 14 2 बार और 2 से आपका 443 कितनी बार कट जाएगा? 2 से 21 7 मतलब 217 बार आपका कट जाएगा 2 से। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा उनकी LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है 64 302 हैज 7 इस संख्या दी गई है। ये संख्या आपकी 9 से विभाज्य, इसमें बोल रहा है 9 से विभाज्य, तो हैज का मान ज्ञात करना है। दोस्तों मतलब नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा आपको चाहे NTPC 12 लेवल हो, RPF हो या ग्रुप डी, सीधा आपका डिजिबिलिटी रूल से एक क्वेश्चन आपका पक्का हमेशा फिक्स ही रहता है। तो आपको क्या करना है कि आपकी संख्याओं को डिजिबिलिटी रूल याद कर लेना है, जितनी भी संख्या रहती हैं। ठीक है, जैसे कि 1 से 9 तक तो 10 तक तो होगा ही, वो बाकी जो आपका है वो आपको होते जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपके ऑप्शन से सॉल्व होते हैं। अगर हम 9, सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जो 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों का योग आपका 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो अब इसके अंकों का योग करके देख लेते हैं। अंकों का योग क्या कर 9 जहाँ हो 9 को काट दो या पर कुछ भी कर लो, जैसे कि 6 4 10 3 13 0 13 ही होगा, 13 2 15 15 और 7 22। ठीक है, 22 हो गया। अब 22 में हम ऐसा क्या जोड़ दें
कि जो भी ये होगा वो आपका 9 से कट जाए। तो 22 में अगर हम 0 जोड़ेंगे 22 आएगा नहीं, 3 जोड़ेंगे 25 आएगा नहीं, 22 में हम 5 जोड़ेंगे 27 आएगा। ठीक है, 27 आएगा, 27 आपका 9 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डिजिबिलिटी रूल से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है, तो आपको अपनी जो भी संख्या रहती है उनका डिजिबिलिटी रूल याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलना। अगर आप अभी तक देख रहे हो अपने दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब इम्पोर्टेंट, बिल्कुल सब्सक्राइब तो दोस्तों कर ही लो, क्योंकि आप रोज़ इस पर प्रैक्टिस सेट चलने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन 41, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 41,958 जो दी गई है आपकी संख्या, इसको पहले 41,958 रुपये में 3 लोगों ने निवेश किया, जिसमें मतलब ए का 3 गुना, 6 का बी के 6 गुने के बराबर है और सी का 4 गुने के बराबर है। तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो क्या है, 3A बराबर 6B बराबर 4C। सबसे पहले तो हम इनका ABC का अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं कि एक तो क्या कर सकते हैं, अगर हमें ए का निकालना है तो ए को ढक के इन दोनों का गुणा कर दूँ, बी का निकालना है बी को ढक के इन दोनों, और सीधा निकालना है तो इनका एलसीएम ले लूँ। 3 से कट जाएगा 8 बार, और 6 से कट जाएगा तो कितना, 6 से 4 बार, और यहाँ पर फिर से 6 से कट जाएगा 6 बार। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार और 2 से काट लूँ, 4, 2 से काट दो 2, 2 से काट दो 3, 4:2:3। ठीक है, ABC का अनुपात आ गया। अब कितना टोटल वैल्यू कितनी दी गई, 51,958, मतलब 41,958। ठीक है, इतने कितने की वैल्यू दी गई है, 4 2 7, मतलब 4 2 6 और 3 9, 9 की वैल्यू आपकी टोटल दी गई है 41,958। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है, 2। तो 2 से हम इसमें गुणा कर देंगे। हमेशा जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे भाग करते हैं, और जिसकी गुणा पता करना पड़ता है उससे गुणा कर दें। इतना करने के बाद सीधी काट पीट मचा दो, आपका आंसर यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 9 से काट दीजिए, 9 से काट दीजिए, 9 मतलब कि 9 चौका आपका 36। ठीक है, 36 हो गया, बच गए आपके 5, यहाँ पर हो गए 59, 9 छिंग आपके हो गए 54, 54 बच गया 5, फिर से आपका 9 छिंग 9 7, यहाँ पर ऐसा कर लीजिए, 9 चौका 36, 41 में से 36 गया, बच गया 5, हो गया 59, 9 छिंग 54, 54 गया तो इसमें से कितना बच गया 5, फिर से आपका 5 आ जाएगा, फिर आपका 9 छिंग 54, अपना मेरे 9 छिंग, फिर से आपका 9 छिंग 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 जिसमें से चलेगा 1 बच जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, 46 62 आ गया। अब इसमें हमें 2 से गुणा कर देना है। ठीक है, 2 से गुणा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा, 2 छिंग 12, 1 2 छिंग 12 और 1 13, फिर से 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 1 9, मतलब 93 24, 93 24 आपका 93 24 रुपया इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको एक बात याद नहीं, जो भी आपको इस प्रकार दे जाता है गुना में, सबसे पहले ABC का अनुपात निकाल लो, फिर जिसकी वैल्यू दी गई उसको डिवाइड कर दो, जिसका ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो। एक दुकान में 12 साड़ी खरीदने पर 4 मुफ्त दी जाती हैं, छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन दिखने में आपका बिल्कुल छुटकुल सा है, इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अभी NTPC में हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और प्रीवियस ईयर जो आपका ग्रुप D है उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार देखने के लिए मिला था। तो ठीक है, तो इसे हम कैसा, इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब जो आपको फ्री कितनी दी जा रही हैं, और यहाँ पर रहता है आपका टोटल, और 100 इंटू में 100। ठीक है, ये ना भी लिखो तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको बस इतना, टोटल सामान कितना है 12 और 4 16, टोटल 16 है। 16 में से फ्री कितनी दी जा रही, मतलब मुफ्त में 4, बस गुणा कर दीजिए, 100 का आंसर आ गया। 4 से 1 बार, 4 से 4 बार, 4 चौके 16, 4 से 100 को 25 बार काट दीजिए, 25% का इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आगे भी आए, यहाँ पर आपको 20 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो, तो इसी प्रकार से टोटल लिख लीजिए, जो भी मुफ्त दी जा रही है उससे ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन
16,000 रुपये धनराशि का 9% साधारण ब्याज की दर से 6 साल में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा। तो इसमें दोस्तों मिश्र धन ज्ञात करना है, ठीक है, मिश्र धन ज्ञात करना है और एसआई का आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप सीधा फॉर्मूले में मान रख दो, ठीक है, एसआई का जो फॉर्मूला इसमें मान रख के जो भी आएगा वो आपका साधारण ब्याज आएगा, वो आपको मूलधन में जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप सीधा निकालना चाहते हो तो इसका सीधा इसमें गुणा करो, 9 छिंग 54 हो गया। तो 100% तो आपकी हो जाती है, ठीक है, 100% आपका मूलधन रहता है और जो 154% हो जाता है, क्योंकि मूलधन में हम ब्याज जोड़ देते हैं तो आपका 154% वो मिश्र धन आ जाता है, ठीक है। तो इसी 100% की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है और 154% की हमें ज्ञात करनी है। तो ठीक है, जो आपका कितना दी गई 16,100 की वैल्यू दी गई है और 154 की हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 2 जीरो कट गया आपके, अब 16 से सीधा गुणा कर दीजिए, 16 चौका 64 आ जाएगा आपका, 16 चौका 64, हाथ में आपकी आ जाएगी 6, फिर 16 पंचे 80 और 6 86 आ जाएगा आपका, ठीक है, 86 आ जाएगा, बच जाएगा 86 आ जाएगा, बच जाएगा आपका 8, फिर 16 एकम 16 और 8 आपका हो जाएगा 24 और पीछे एक जीरो, क्योंकि इस जीरो से हमने गुणा किया, ठीक, 24,640 ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो साधारण ब्याज के आप तो ऐसे तो हर कोई सॉल्व करता है इस प्रकार फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले से आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम बचाना होता है। तो आप सीधा इसका इसमें गुणा कर दीजिए। अगर साधारण ब्याज पूछता तो सीधे हम 54% की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है, और अगर इसमें अमाउंट पूछता मिश्र धन तो 154% की वैल्यू निकाल लेते, क्योंकि 100 से ज़्यादा हमेशा मिश्र धन रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक टीवी 14% हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 200 रुपये वृद्धि होती तो उसे 6% लाभ होता। टीवी का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हम क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य को हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एक टीवी 14% पर हानि, मतलब 84 में बेच रहा होगा, 84 में बेच रहा होगा, और फिर उसे लाभ 6% होता है। लाभ आपका क्रय मूल्य पर होता है, तो ठीक है, क्रय मूल्य लाभ से मतलब 106, ठीक है, 106% लाभ होता। अब इसमें बोला गया है कि यदि विक्रय मूल्य में 200 रुपया की वृद्धि होती, तो 200 रुपया की जो वृद्धि होती है आपकी, इससे यहाँ तक जाने में कितने की वृद्धि होने हैं, 200 की, ठीक है। और हमें कितने की हुई है, 14 और 6 20, तो हमें 20 की हुई है, ठीक है, 20 की हुई है। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो जब 20 की वैल्यू 200 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 से कट जाएगा 10 बार, तो 1 की वैल्यू हो गई 10। हमें क्या ज्ञात करना है, टीवी का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने क्या माना था, क्रय मूल्य हमने क्या माना था 100, तो 10 में हम 100 का गुणा कर देंगे तो आपका 1000 निकल के आ जाएगा इसमें क्रय मूल्य, ठीक है। तो इसमें एक बात हमेशा याद रखना कि एक जुड़ते हैं, जब भी मतलब हानि से लाभ की तरफ जाना पड़ता है तो हमेशा ये जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ गए, यहाँ से 14J और 6J दोनों जुड़ गए तो आपका 20 आ गया। 20 की वैल्यू आपकी 200 रुपया दी गई थी, बस सीधा गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 की पावर x गुणा 4 की पावर 12 गुणा 8 की पावर 3 बराबर 16 की पावर 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और हार्ड भी है, क्वेश्चन डराने वाला है, क्योंकि जब इतनी बड़ी बड़ी पावर रहती हैं तो स्टूडेंट देखकर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है। तो इसमें हमेशा एक बात कीजिए कि जो आपकी जो मल्टीप्लाई चल रहा है तो इसमें सेम, अगर मतलब जो बेस अगर सेम है तो पावर का गुणा हो जाता है, ठीक है। अब कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इनका हमें बेस सेम कर लेना है। जैसे 2 का बेस तो यहाँ पर सेम है, अब इसका बेस निकालेंगे हम, तो 2 4 है, तो 4 को हम कैसा लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसकी पावर आपकी 12 लगी हुई है पहले से, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसको ऐसे क्वेश्चन जब भी आए हमेशा आपको जो आपका बेस रहता है बेस को सेम बना लेना है, तभी आपका आंसर आ जाए, ठीक है। अब जैसे 8 है, 8 को हम कैसा लिख सकते हैं, 2 की पावर में, तो 8 को लिख सकते हैं हम मतलब कि 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और पहले से इस पर 3 की पावर लगी हुई है तो ज्यों कहते हैं लिख दीजिए। अब 16 है, तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, ठीक है, और पहले से इस पर 11 की पावर लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर बेस आपका सेम हो गया, बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो आपकी जो पावर है वो जुड़ जाएंगे। जैसे कि x प्लस
यहाँ पर इसका 12 का इसमें गुणा हो जाएगा 24 प्लस 3 का इसमें गुणा हो जाएगा 9 बराबर 2, 11 चौका सॉरी 2 हटे जाएगा 44। क्योंकि क्या होता है कि पावर अगर बेस सेम है तो बेस को तो वैसे ही कट जाएगा, बेस को आप भूल जाएगी, बेस कट गया। अब क्या बचा यहाँ पर सिर्फ पावर, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। अब x बराबर 24 और 9 कितना हो गया 24, मतलब x प्लस कर लीजिए अभी, तो 24 और 9 कितना हो गया आपका 6 3 9 33 हो गया। 24 और 9 33 बराबर है आपका 44। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो आपका x है और 44, जो 33 प्लस का है इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, x बराबर आपका 11 इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमेशा क्या करना है, जब भी आपकी इस प्रकार की बड़ी बड़ी पावर रहें तो हमें सेम को बेस मतलब बेस को हमें सेम बना लेना है, और बस अगर N2 में है तो इसमें जो पावर हैं वो आपकी जुड़ जाएंगी, डिवाइड में पावर घट जाती हैं तो पावर का पावर में गुणा कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को करते चलना लाइक, और वीडियो को अपने दोस्तों में करते चलना शेयर, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कर लो दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आगे इस चैनल पर आने वाली हैं। ठीक है, उस चैनल का आपको चैनल का जो भी आपका मतलब चैनल का आपका अंदाजा तभी से लग चुका होगा जब आपका NTPC 12th लेवल का एग्ज़ाम हुआ तब कितने क्वेश्चन फंसाए थे और कितने रियल किए थे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगला क्वेश्चन, राधा ने एक फ्रिज खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% राशि खर्च की। उसे फ्रिज को 2200 के लाभ पर बेच दिया। यदि उसे 20% लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितने रुपया खर्च किए। दोस्तों लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, लाभ हानि वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर हमें एक बात करना है कि इसमें हमें क्रय मूल्य तो पता नहीं है। ठीक है, तो हमें इसमें क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 एक ऐसी चीज़ है कि इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, अब 100 तो हो गया इसका क्रय मूल्य। ठीक है, अब उसने क्या किया है क्वेश्चन आप पढ़िए, क्रय मूल्य की 10% राशि फ्रिज की मरम्मत पर। तो यहाँ पर इसने मरम्मत पर जो खर्च किए हैं इसका हम 10% निकाल लेंगे, तो इसका 10% कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 10 आ जाएगा इसका 10%, मतलब उसने अब टोटल अगर क्रय मूल्य हो गया तो आपका इसको हम इसमें प्लस कर देंगे तो आपका 110 आपका टोटल आपका क्रय मूल्य हो गया। देखिए 110 रुपया टोटल क्रय मूल्य हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि उसे 20% लाभ हुआ होता तो कितने पैसे खर्च किए मरम्मत पर। अब इसमें क्या करना है कि 20% का लाभ ज्ञात करना है हमें, तो हम इसका 20% निकाल लेंगे। ठीक है, 20% निकाल लेंगे टोटल क्रय मूल्य का, तो 110 का अगर हम 20% निकाल लेंगे तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 मतलब टोटल आपका 22 आ गया। ठीक है, इस टोटल आपका 22 आ गया लाभ, क्रय मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा तो आपका 22 आ गया। अब जो यहाँ पर हमें हो रहा है 22 रुपया का लाभ और वो बोल रहा है कि 2200 के लाभ पर, तो इसमें हम 2200 की वैल्यू दी गई है, एक की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 100। ठीक है, 100 आ जाएगी एक की वैल्यू आपकी 100 आ गई। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम मतलब लाभ को लाभ से, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से, हानि को हानि से, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से कंपेयर करते हैं। अब जब एक की वैल्यू 100 आ गई तो हमें क्या ज्ञात करना है, उसने मरम्मत पर कितने पैसे खर्च किए। मरम्मत कितनी थी 10, मरम्मत कितना था 10 रुपया था, 100 का 10% 10 आया था, तो इस 10 की वैल्यू अगर निकालनी है 10 से 100 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर 1000 इसमें आ जाएगा, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा लाभ का लाभ से कंपेयर, क्रय मूल्य क्रय मूल्य से। अगर इसमें हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना होता तो हम जो क्रय मूल्य 100 माना था, एक की वैल्यू 100 है तो हम 100 का 100 में गुणा कर देते। ठीक है, बाकी हमें क्या ज्ञात करना था मरम्मत, तो मरम्मत का मान था 10 का हम 100 में गुणा कर देंगे, 1000 आ जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हो।
अब आ गया आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो लाखों स्टूडेंट का सिर दर्द है। बार वाले क्वेश्चन, बार वाले क्वेश्चन को देखकर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं। आपको इसमें कुछ नहीं, बाकी एक बात और, ये आपका ग्रुप डी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फेवरेट ग्रुप डी का। खास करके ग्रुप डी में हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। बार का एक जो नियम होता है कि जितने पर आपकी बार लगी है उतने आपके नीचे 9 आएंगे, ठीक है, और जितने पर बार नहीं लगी है उतने आपके 0 आएंगे, 9 और 0, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर यहाँ पर पूरे पे बार लगी होती तो आपके डबल 9 आ जाते नीचे। अगर एक पर बार लगी है तो एक 9 आएगा, एक पर नहीं लगी तो एक 9। अब यहाँ पर एक बात और, जितने पर बार लगी हो जितने पर बार नहीं लगी, जैसे 16 है पूरी संख्या, 16 पूरी संख्या है आपकी, और एक पर बार नहीं लगी तो एक हम उसमें से घटा देंगे। नीचे आपका कितना आ जाएगा, एक पर बार लगी है तो एक 9 आएगा, एक पर बार नहीं लगी तो एक 0 आएगा, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर टोटल कितनी संख्या है, 15। 15 में से एक पर बार नहीं लगी तो एक इसमें से माइनस कर देंगे, बटे में कितना आ जाएगा 9, और एक पर बार नहीं लगी 0, माइनस 13 में से एक गया, आप 13 माइनस 1 बटे में आपका 9 0, ठीक है, इतना आ जाएगा। आप आंसर आपका अभी आ गया। अब टोटल हम निकाल लेते हैं, कितना बचेगा, 15 प्लस में आपका 15 में से 14 प्लस 12, ठीक है, बटे में आपका मतलब बटे में आपका कितना बचेगा, इन सब का एलसीएम ले लीजिए 90, ठीक है। अब इन सब को जोड़ दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो गया, 14 और 12 26, और सॉरी ये माइनस में है ना जी, माइनस में है, तो ये माइनस में है। 15 और 12 को अगर हम 15 और 14 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 24, सॉरी 29, 29 में से हम 12 और बटे में आपका 90, तो आपका आंसर आ जाएगा ओवरऑल 17/90, ठीक है, 17/90 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब भी आपकी बार की क्वेश्चन है तो एक बात हमेशा याद रखना, जिस पर बार रहती है जितने अंक पर उतने 9 आते हैं नीचे, और जितने पर बार नहीं रहती है उतने 0 आते हैं नीचे, ठीक है। और अगर इसमें जितने में बार नहीं रहती है तो टोटल संख्या में से हम वो संख्या घटा लेते हैं। बार के क्वेश्चन में बस एक बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों एडवांस से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, चाहे आपका एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो, ठीक है। और एडवांस के क्वेश्चन में आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि आपको बस जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनका आपको बस फॉर्मूला याद कर लेना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही रहते हैं और कुछ नहीं। अब जैसे इसमें पूछा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसमें समबाहु जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका √3 बटे में इसके आ जाएगा 4, और यहाँ पर भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, बस का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कारण 3 आप √3 जाऊँ करता हूँ, 4 भी आपका ज्यों करते हूँ, और यहाँ पर क्या भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 14 × 14। ये हमेशा याद, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप डायरेक्ट नहीं लिखना, क्योंकि आप फंस सकते हो इसमें। सीधा आपको 2 बार लिखना, 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 7 बार, फिर 2 से कट जाएगा 7 बार। 7 का गुणा 7 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49, और √3 आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मतलब जो भी एडवांस के आपके क्वेश्चन रहते हैं वो सीधे फार्मूला बेस्ड रहते हैं। आपको फार्मूला याद है, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो फार्मूला आप याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्विघातीय समीकरण, इसमें 4x² + 7x - 21 = 0 के मूलों का योग क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका एनटीपीसी हो या ग्रुप डी, जो भी मतलब इस प्रकार से द्विघात समीकरण के मूलों का योग, एक क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में आता ही आता है, ठीक है। तो इसे हर शिफ्ट में और हर एग्ज़ाम में, तो इसे सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। सबसे पहले तो एक चीज़, ए जो होता है ये आपका ए का मान होता है, ये आपका बी का मान होता है, ये आपका सी का मान होता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब सबसे पहले आप देखिए मूलों का योग, यहाँ पर मूलों का योग का जो फॉर्मूला है मैं वो बता दे रहा हूँ, याद कर लेना। मूलों का योग का जो फॉर्मूला होता है मतलब अल्फा + बीटा,
अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका माइनस बी बटे ए, ठीक है। बी बटे ए हो गया माइनस बी बटे, और जो होता है आपका मूलों का गुणनफल, मूलों का जो गुणनफल होता है मतलब अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो आपका फॉर्मूला होता है सी बटे ए, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद हो गए, और ये हमेशा याद रखना क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, आता ही है हर क्वेश्चन। अब पूछा गया मूलों का योग कितना है बी बटे माइनस बी, मतलब यहाँ पर है 7, मतलब -7 बटे में आपका ए का मान कितना है 4, ठीक है 4। जो भी आगे संख्या रहती है वो ए बी सी का मान रहता है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो इसका मान 1 होता, ठीक है। तो माइनस बी मतलब -7 बटे 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। माइनस इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे बोल सकते हो चाहे आपका ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, एएलपी हो, कोई भी परीक्षा हो, ये क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर बिल्कुल यही लैंग्वेज, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता ही है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर है ग्रुप डी का और एनटीपीसी का। तो क्या 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, ठीक है। 24 वस्तुओं का सीपी 48 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। दोनों चीज़ें बराबर हैं यहाँ पर लिखा है, ठीक है। दोनों को हमने बराबर कर लिया। अब अगर आप मैं आपसे सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो निकालें यहाँ पर, ठीक है, तो सीपी और एसपी का अगर रेशियो निकालें तो ए यहाँ का होता है और ए यहाँ का होता है। तो सीपी हो गया आपका 48 और एसपी हो गया आपका 24, मतलब 24 से कम 24, 24 दूनी 48, ठीक है। तो आपका सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा सीपी हो गया 2, एसपी हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप खुद देखिए। क्रय मूल्य है 2, विक्रय मूल्य है 1, साफ साफ दिख रहा है हानि हो रहा है, लाभ हो ही नहीं सकता। तो लाभ के दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब हो रहा है हानि हो रही है 1 की। हानि हमेशा लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। 1 की हानि 2 के ऊपर, आप इसे 100 से गुणा कर दीजिए। और 100 से गुणा करना भी जरूरी नहीं, क्योंकि 1/2 आपको सबको पता है कि 50% का मान होता है, 50% की इसमें हानि हो रही है, ठीक है। 50% की हानि, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके रेलवे, जो आपकी ग्रुप डी है, रेलवे ग्रुप डी के कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, ठीक है दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में कर देना शेयर, और वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल को आप सब्सक्राइब तो दोस्तों अभी से कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर क्या होगा कि जब भी आपका एनटीपीसी को आपको पता है, मतलब ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 17 नवंबर से स्टार्ट है। तो जब भी आपका एनटीपीसी 2 का एग्ज़ाम होगा तो सभी के लिए प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इन सब की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जय हिंद।